हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज की हमारी पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू एन एवलांच विच हिट द बीआरओ प्रोजेक्ट साइट। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ है इसके अंदर से दो तीन इंफॉर्मेशंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले एवलांच ही क्या होता है आपको पता होना चाहिए दैट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फास्ट स्नो स्टॉर्म। ठीक है, जिसके अंदर आपकी ग्लेशियर्स के अंदर जनरली ये जो आपका प्रोसेस है वो देखा जाता है। ऑलराइट, ज्योग्राफी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 1 के साथ। उसके बाद ये साइट पर्टिकुलरली जहां पर इसका मेंशन किया गया है दैट इज इन दी माना विलेज। ठीक है जी, माना विलेज इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट एट अराउंड 5 AM बीआरओ की प्रोजेक्ट साइट है माना विलेज के अंदर। तो अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, माना विलेज इट इज नियरली लोकेटेड टू योर बद्रीनाथ, जो आपके 4 धामों में से एक माना जाता है, केदारनाथ बद्रीनाथ। उसके बद्रीनाथ से थोड़ी ही दूरी पर है ये विलेज, और इसको माइथोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। वन ऑफ दी आप ये कह सकते हैं बॉर्डर शेयरिंग हमारा विलेज है ये तिब्बत रीजन के साथ या इंडिया चाइना के साथ। ठीक है, माना पास के पास ये लाई करता है, सरस्वती रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है इन इट्स इंडिसेंट फॉर्म। ऑलराइट, इससे रिलेटेड कुछ एक स्टोरीज हैं जहां पर ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक भीम पुल है जहां पर पांडवास का ओरिजिन या उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं। ऑलराइट, तो काफ़ी माइथोलॉजिकली ये जो इवेंट ये जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है जी, अगर आप इसको ज्योग्राफिकली देखें तो इंडिया और चाइना दैट इज इंडिया तिब्बत बॉर्डर के ऊपर ये वन ऑफ द लास्ट विलेजेस के नाम से फेमस है। जब भी आप कभी बद्रीनाथ विजिट करते हैं तो वहां पर इस विलेज को इसी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है दैट इट इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडियाज टेरिटरी। राइट, उसके बाद वहां से फिर अगले देश की बाउंड्री शुरू हो जाती है। ठीक है जी, एक हो गई ये चीज़, तो आपको माना विलेज के बारे में यहाँ से पता लग गया। आप एवलांच के बारे में यहाँ से जानेंगे। पूरी की पूरी न्यूज़ क्या है कि एकदम से एवलांच आया है और जो कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग काम कर रहे थे, जो आपके कंस्ट्रक्शन मैन थे, बीआरओ के भी लोग थे, उनमें से लगभग आपके 22 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। ऑलराइट, ठीक है, अब बीआरओ के बारे में बात कर लेते हैं। बीआरओ इज योर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ सीधा सीधा जुड़ी है और ये ऑर्गेनाइजेशन हर उस एक टेरिटरी के आसपास आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर रही है जो आपकी दूसरे देशों के साथ बॉर्डर्स लाई करते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ है ये। 1960s के आसपास इसका ओरिजिन हुआ था, बट पिछले एक डेकेड के अंदर बीआरओ ने बहुत ही एक्टिवली काम किया है और जितने भी हमारे मेजर कंसाइनमेंट्स हैं वो इन्हीं के द्वारा एकम्प्लिश किए गए हैं। They have a motto that everything can be achieved through hard work, alright, क्योंकि जितने टफ टेरेन के अंदर, जितने टफ कंडीशंस के अंदर ये लोग अपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं दैट इज रियली कमेंडेबल। ऑलराइट, तो पिछले एक डेकेड के अंदर बहुत सारे आउट ऑफ द ब्लू इनके प्रोजेक्ट्स को देखा गया है जो हमारे लिए बहुत डेवलपमेंट प्रोसेस में आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इंडिया चाइना बॉर्डर के साथ हो, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ हो, हर जगह बीआरओ ही काम करती है जब भी आपकी बॉर्डर्स की बात आती है। ऑलराइट, ठीक है जी, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज फ्रॉम हेयर अगेन अ ग्लोबल न्यूज़, ग्लोबल फ्रंट से आ रही है, जिसके अंदर वॉशिंगटन ओवल ऑफिस में दैट इज आपके प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई थी। आपके दिस यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जो जेलेंस्की एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। एंड क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ये शिफ्ट देखा जा रहा है दैट यूएसए इज ऑन अ सॉफ्टर साइड टुवर्ड्स रशिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को एक डिक्टेटर का भी नाम दिया है, इलेक्टेड डिक्टेटर भी बुलाया है, काफ़ी कुछ नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है या उनके बारे में ये भी कहा है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, मीडिएशन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1-to-1 टॉक के अंदर ऐसा कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, दैट थिंग्स डिडंट वर्क वेल। ऑलराइट, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं एंग्विश मोड में गए हैं, जहां उन्होंने बोला है दैट यू आर मेकिंग इट वेरी मच डिफिकल्ट फॉर दी वर्ल्ड कि आप उसमें स्टेबल कंडीशंस इरप्ट कर सकें। ठीक है, आप हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रति, मतलब वो जेलेंस्की के ऊपर एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रति जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है या वो रिस्पेक्टेबल फॉर्म ऑफ स्पीच नहीं शो कर रहे हैं और इससे हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा वर्ल्ड पेज के ऊपर इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, वहां पर भी इसके बारे में जिक्र हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए कल भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है और उसी का आगे फर्दर एडवांसमेंट है ये, जहां मैंने आपको बताया था कि
यूरोपियन यूनियन का कमीशन जो है वो इंडिया विजिट पे आया हुआ है और उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली टर्न आउट हो सकती हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे मेजर जो अचीवमेंट मानी जा रही है दैट इज द बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो माना जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2025 हम शायद यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर लें। ऑलराइट, दोनों ही देशों के बीच में नेगोशिएशंस जो हैं वो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में, और अगर ऐसा होता है तो ये विश्व का सबसे लार्जेस्ट एक तरीके से एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके अंदर जो मेन आपके एग्रीमेंट साइन होने हैं दैट आर हेयर, जो दिए हुए हैं। अगर कंक्लूड होती है डील तो दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं आपके, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट और दूसरा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एग्रीमेंट, ठीक है। ये दोनों एग्रीमेंट्स आपके सबसे प्राइमरीली जो है इसके अंदर साइन होने वाले हैं और इसके अंदर ये कहा गया है कि ये पूरे विश्व में सबसे लार्जेस्ट होगा अगर ये आपके एमओयू साइन हो गया, एफटीए एग्रीमेंट साइन हो जाता है, ठीक है। इशू कहाँ आ रहा है, क्राइसिस क्या है, क्या चीज है जो इसमें आप कह सकते हैं डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, दैट इज योर टैरिफ्स। दोनों ही देशों के बीच में एम्बिशियस सिचुएशन है, दोनों ही अपने जो टैरिफ है उसको कटिंग करने के लिए किस प्रोबेबल जगह पर जाकर सेटलमेंट बिठाती हैं कि टैरिफ्स किस हद तक के रखने हैं, नहीं रखने हैं, कितनी क्वांटिटी में, वही चीज़ है जो मोड ऑफ डिस्कशन रहने वाला है और अपकमिंग मंथ्स के अंदर उसी के ऊपर बातचीत होने वाली है। आर्टिकल को जब पढ़ते हैं तो जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बताया गया है कि चाहे वो टेक्नोलॉजी कॉपरेशन से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वट एवर इशूज आर कंसर्न, हर चीज़ के अंदर इस जगह का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये चीज़ है, ये आपका, मैंने आपसे कल भी कहा था कि यूरोपियन यूनियन के साथ जब भी हमारा ये कमीशन आता है, ये न्यूज़ हमेशा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज यहाँ से कुछ ना कुछ हमारा टेक अवे ज़रूर होता है, ठीक है जी। तो इस बार ये टेक अवे शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। ऑलराइट, तो इससे आप जीएस पेपर 2 आईआर के साथ अपना फॉर श्योर रिलेट करके पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को, वहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज, सबसे वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट न्यूज आज के पेपर से आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड है, जहां पर आपकी पहली इमेजेस सामने आई हैं सोलर फ्लेयर से रिलेटेड, जिसका नाम केरनल बताया जा रहा है, ठीक है जी। और ये जो आपकी कैप्चर की है दैट इज बाय आर वन ऑफ द पेलोड्स, दैट इज सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सूट के नाम से आपका पेलोड है। देखिए आदित्य L1 मिशन के बारे में हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये वन ऑफ द की अचीवमेंट्स है इसरो की पिछले साल का, ठीक है, जो हमारा एक ऐसा मिशन है जो फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल लॉन्च हो गया था और इसकी जो रीडआउट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिकॉज वो इस आर्टिकल में भी बताया गया है। तो पहले एक बार आर्टिकल को समझ लेते हैं क्या चीज़ डिस्कस हुई है। सी हेयर इट इज एनर्जी बर्स्ट दिखाई गई है, ठीक है, फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नल, जो आप इमेज देख भी पा रहे हैं, ऑलराइट। और ये एक नई फिजिक्स को शो कर रहा है कि किस तरीके से सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो इरप्ट होती हैं सन की लेयर्स में से, ठीक है। हमें पता है सन की 3 लेयर्स हैं जो आउटर एटमॉस्फेयर की है, दैट इज कोरोना है, योर फोटोस्फेयर इज देयर, क्रोमोस्फेयर इज देयर, और ये जो रेडिएशंस हैं, अब यहाँ से स्टडीज के थ्रू पता लग रहा है कि जो आपकी एनर्जी है वो डेफिनेटली नई इनसाइट शो कर रहा है दैट योर एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द फ्लेयर स्प्रेड थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सन, और उसके बाद वो हमारे तक पहुंचती है। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस चीज से रिलेटेड ये पूरा का पूरा मिशन है। यहाँ पर आपको डिटेल्स दी गई हैं कि जो आदित्य L1 है वो 2023 के अंदर लॉन्च हुआ था और जनवरी 6 को जो स्पेसक्राफ्ट है वो प्रोफाउंडली अपना सक्सेसफुली जो है हेलो ऑर्बिट L1 के ऊपर पहुंच गया था, ठीक है, जिसके बाद उसने अपनी फंक्शनिंग शुरू कर दी थी। अब सबसे पहले हम यही समझेंगे कि आखिर ये L1 है क्या। तो L1 इज योर लेग्रांज पॉइंट, ठीक है जी, इसको बोला जाता है योर लेग्रांज पॉइंट। ये क्या पॉइंट्स हैं, देखिए आपकी सन और अर्थ यानी कि 2 बड़ी बॉडीज के बीच में ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आपके ऑर्बिट्स के अंदर जहां पर इन दोनों की जो ग्रेविटेशनल पुल्स हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं,
ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपके दोनों बड़ी बॉडीज के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, जहां पर इनकी जो ग्रेविटेशनल पुल है, चाहे वो सन का है चाहे वो अर्थ का है, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, एक दूसरे को कंपनसेट कर सकता है, या आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में आ जाता है। जो भी वर्ड आप कंफर्टेबल समझे वो चीज मान सकते हैं, मतलब उनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? लैग्रांज पॉइंट। इस तरीके के 5 पॉइंट्स हैं टोटल जो आपके सन और अर्थ के बीच में पाए जाते हैं। L1, L2, L3, L4, L5 से ही इनको डोनेट किया जाता है। ठीक है, नाउ इंडिया ने जो अपना मिशन है वो L1 के ऊपर इसीलिए भेजा है क्योंकि यहां पर आपको बिना किसी एक्लिप्स को फेस किए पूरा साल हर टाइम आपको सन की रेडिएशंस के एम्बिट में आप रह सकते हैं। और क्योंकि जो हमारा मिशन है वो प्राइमरीली सन के एटमॉस्फेयर, कोरोना और उसकी स्टडीज के लिए है, इसीलिए हमने L1 के हेलो ऑर्बिट को चूज किया है। ऑलराइट, सबसे पहली बात आपको ये क्लियर हो गई। डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख गई है कि ये जो मिशन है ये 2022 के 3 के अंदर लॉन्च किया था, 24 में सक्सेसफुली हेलो ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दिया गया है। इस मिशन के अंदर टोटल जो पेलोड्स भेजे गए हैं वो 7 पेलोड भेजे गए हैं। ठीक है, 7 पेलोड्स हैं आपके, जिसमें से जो अभी ये हमारी जो इमेज भेजी है दैट इज बाय सूट। सूट के नाम से है, तो ये आपके लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर सकता है बाकी नामों के साथ कि इस बार की जो मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा भेजी गई है या किस पेलोड के द्वारा भेजी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एब्रीवेशन है दैट इज सूट और जो उसकी डिटेल है दैट इज सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप। ठीक है, जो पहली इमेज हमारी आई है और उस इमेज का नाम क्या है जी? कर्नल। ठीक है, तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आदित्य L1 के अंदर L1 किसको प्राइमरीली सिग्निफाई कर रहा है। यू शुड नो L1 पर ही क्यों भेजा है हमने, ये भी हमें पता होना चाहिए जो हमने डिस्कस किया है। एंड वी डिस्कस द डेट एज वेल। अब कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि आदित्य L1 को हमने किस स्पेसक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च किया था। ठीक है, जैसे हमें पता है PSLV C60 है, PSLV C24 है जो चंद्रयान मिशन वगैरह को लेके गया था, ऐसे ही GSLV Mark 3 है जो हमारा चंद्रयान 3 के लिए यूज हुआ था। तो ऐसा कौन सा हमारा आपका जो है लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट था, जो पेलोड था जिसने हमारा इसको लॉन्च किया था, दैट इज आदित्य L1 को कौन सा मॉड्यूल हमारा लेकर गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आज जरूर बताना है। ठीक है जी, तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं आदित्य L1 से रिलेटेड यहाँ पर कवर हो जाएंगे और इसको आप GS पेपर 3 साइंस एंड टेक के साथ इजीली रिलेट कर सकते हैं। डेवलपमेंट्स ऑफ इसरो में ये वन ऑफ द की एस्पेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से आप मेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसरो ने आज तक जितने भी मिशन किए हैं, चाहे वो चंद्रयान 1 है, 2 है, ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे चंद्रयान 2 हालांकि हमारा उतना जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए चाहे वो मार्स ऑर्बिटर मिशन MOOM है, हमारा जो रेशियो है सक्सेस का वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू बाकी एजेंसीज के, चाहे वो जापान की जाक्सा है, रशिया की रोस्कोसमोस है, यूएससी की नासा है। ठीक है, उनके कंपैरेटिवली हम बहुत ही हाई एफिशिएंसी कोस्ट के अंदर पहले या दूसरे अटेम्प्ट के अंदर वो चीज़ अचीव कर लेते हैं जो वो 3 या 4 अटेम्प्ट्स के बाद अचीव करते हैं। दैट इज वाई इसरो के जितने भी क्रिटिकल मिशंस हैं, जैसे अभी जो लॉन्च में हैं, चंद्रयान 4 है, गगनयान मिशन है, ठीक है, हमें अपना स्पेस अपना अंतरिक्ष में वो बनाना है, स्पेस स्टेशन बनाना है, तो जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं प्रपोज्ड उसमें हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और आदित्य L1 इसरो का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशंस है। ठीक है, तो इसकी डेवलपमेंट आपको प्राइमरीली अच्छे से याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगेन यहाँ पर ये जो आया है आर्टिकल, इट कैन बी रिलेटेड टू जुडिशरी एज वेल, इट कैन बी रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल, जैसे आप इसको कंफर्टेबल समझें आप इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। देखिए इशू किस चीज से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई थी 2 वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा, जिन्होंने ये कहा कि हमें निकाल दिया गया क्योंकि हमें इनएफिशिएंट बता दिया गया था और मिसकंडक्ट के चार्जेस लगाकर उन्हें आपकी ड्यूटी से जो है वो डिसबैन कर दिया गया था, मतलब उन्हें निकाल दिया गया था। उस पूरे मामले को आपके जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई तो नाउ जजमेंट ये आई कि हम अब जो है इनको वापस 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा से जॉब पर रखा जाए। देखिए यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ पाएंगे, द टॉप कोर्ट रेफर्ड दैट देयर शुड बी
दैट विद इन 15 डेज इनको वापस अपनी सीनियोरिटी के हिसाब से आप जॉब के अंदर री इंस्टेट कर दीजिए। रीजन जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। कंटेक्स्ट आपने समझ लिया कि कहां से शुरू हुआ है। 2 जुडिशियल ऑफिशियल्स को, वुमेन ऑफिसर्स को जो है हटा दिया गया था, उन्हें रीइंस्टेट करने की बात की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके चलते आपकी बात कही है वो इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट जज बैठी है दैट इज ऑल्सो जस्टिस बीवी नागरत्ना। उन्होंने कहा है कि क्योंकि हम विलिंगनेस देख रहे हैं कि वुमेन जजेस जो हैं वो लोअर जुडिशरी के अंदर ज़्यादा नंबर में अब आने लगी हैं, सामने आने लगी है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से काम कर रहा है वो सेंसिटिव हो वुमेन के इश्यूज को लेकर भी। बिकॉज वन ऑफ दी जो कैंडिडेट थी उन्हें बहुत ही हैवी मेंटल टोल, जिसके अंदर उनके ब्रदर की कैंसर ट्रीटमेंट, खुद का मिसगैरेज वगैरह फेस करना पड़ा, एंड दैट टू ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड, जब पूरा ही जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए ये बोल रही है कि क्योंकि वुमेन की जो लाइफ कंडीशंस हैं दे आर फार मोर चैलेंजिंग, उसके अंदर मेंटल टोल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, और जब आपकी वुमेन वर्किंग स्पेस में आ जाती है तो शी हैज़ एन इनडोमिनेटेबल डेट होता है उसके ऊपर, जिसके अंदर उसे अपने घर और अपना जो वर्क बैलेंस है उसे मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ प्राइमरली इंपॉर्टेंट कि अब जो इंस्टीट्यूशन है वो वुमेन ऑफिसर्स के प्रति क्या रहे, एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी दैट with more and more women joining the judicial rank, it is the time to be judiciary to be more sensitive towards their well-being at the work, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं कर पाई है, तो इस चीज़ को उन्होंने बोला है कि मिसकैरेज जैसी चीज़ जो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग हो सकती है, ऐसी चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसकी जगह पर आप नेग्लिजेंस या उनकी इन प्रेजेंस का मामला नहीं रख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। स्टिग्मा जो है, जो मेंटल टोल होता है, फिजिकल टोल है, दैट इज वे टू ऑन अ वुमेन्स बॉडी, ऑलराइट। उसके बाद उन्होंने कहा है दैट द आर्टिकल 10 ऑफ द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, उसके अंदर भी कहा गया है कि जो मदर्स हैं उनको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, दैट इज पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड पोस्ट द बर्थ, ऑलराइट। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट दी गई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो वर्किंग वुमेन है, अगर वो यहाँ पर जो बात हो रही है वो जुडिशरी से रिलेटेड हो रही है, बट अगेन आप इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में जब भी आप वुमेन एम्पावरमेंट को कोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से सीधा आ रहा है तो इट कैन बी कोटेड डायरेक्टली, ऑलराइट। जहां आप ये लिख सकते हैं कि आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे नीड टू बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव टुवर्ड्स वुमेन, बिकॉज जिस तरीके की आपकी सोसाइटी का फैब्रिक है, जिस तरीके से आपकी वुमेन फंक्शन करती है, दैट इज वे मोर प्रेशराइजिंग। उसके अंदर वुमेन की बॉडी के ऊपर मेंटल फिजिकल हेल्थ जो टोल है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसीलिए उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंसिटिव तरीके से आपको देखना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर जजमेंट दी गई है, एंड इट इज़ वेरी वेलकमिंग जजमेंट है, ठीक है, आप कह सकते हैं, जहाँ पर पॉजिटिव तरीके से सारी बातचीत रखी गई है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ में है दैट इज फ्रॉम हेयर दैट दिल्ली यूज्ड लेस देन 75% ऑफ द कोविड फंड्स। देखिए अब यहाँ पर ये हो रहा है कि कैग की लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो प्रीवियस दिल्ली गवर्नमेंट थी, एंड इट हैज़ लेड टू अ कंट्रोवर्सी बिटवीन दी आप एंड योर बीजेपी गवर्नमेंट, बिकॉज बीजेपी अभी काफ़ी टाइम के बाद, दैट इज ऑलमोस्ट 27-28 साल के बाद वो फुल फ्लेज मेजोरिटी में आए हैं, और आप पिछली गवर्नमेंट रही है। तो एफिशिएंसी से रिलेटेड, उनके मोहल्ला क्लिनिक से रिलेटेड डाटाबेस आया है, सारी चीज़ें आई हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कैग जो है प्राइमरली वो आपकी सेंटर की अथॉरिटी है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के अंदर जब आप इसे पढ़ते हैं तो आर्टिकल 148 to 151 आपको इसके ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, टेन्योर और रिपोर्ट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें हमें मेजरली पता लगता है कि जो ये आपका कैग है वो रिपोर्ट्स जो है वो पोस्ट आफ्टर द एक्सपेंसेस आर बीइंग यूज्ड, उसके बाद वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ की गई, ठीक है। फिर वो रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट आपके हाउसेस के अंदर टेबल करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन होता है,
यहाँ पर ये जो हो रहा है ये भी अगेन प्रेसिडेंट के कहने पर एक दिल्ली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की भी और आपकी यूटी जहाँ पर लेजिस्लेचर थी उसकी भी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकता है कैग, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो सकता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो इसके डायरेक्ट इंटैक्ट में रहती है, वो इसको स्क्रूटनाइज करती है पूरी रिपोर्ट को। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी जीएस पेपर 2 से रिलेट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपके साथ डाटा की बात करूँ तो इसके अंदर मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में बात की गई है, जहां पर ये बताया गया है कि हालांकि क्लेम किया गया था कि 2022 तक आपके ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक्स निकल जाएंगे, लेकिन बहुत जो आपके ज़्यादातर हैं उनमें से मेजरली जो है वो मोर देन 2 ईयर्स के लिए बंद पड़े रहे, या तो किसी स्टाफ के ना होने की वजह से, डॉक्टर के रिजाइन करने की वजह से, मतलब अवेलेबिलिटी बहुत कम रही है। ऑन एन एवरेज जो एक पेशेंट अंदर गया है वो ज़्यादातर सिर्फ 1 मिनट तक की ही इंटरेक्ट कर पाया है, जो एवरेज टाइम निकलकर सामने आया है रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी, जैसे यहाँ पर शॉर्टेजेस इन द कार्डर ऑफ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, ये पूरा का पूरा आपका दिया हुआ है, राइट। इसने कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर दी है बिकॉज दोनों ही गवर्नमेंट्स एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आपने अच्छे से काम नहीं किया, दे आर सेइंग कि आप हमारे ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। ऑलराइट, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, नीदर इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बट येस आपको एफिशिएंसी ऑफ कैग एज एन इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ये काम करता है, कितना न्यूट्रल है, कितना इसकी जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर कितना आप बेसिकली रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़रूर एक डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है मेंस में। और प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो फंक्शन से रिलेटेड, टेन्योर से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड जीएस पेपर 2 का जो स्टेबल आपका स्टैटिक पोर्शन है वहाँ से आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें, आप वहाँ से इसके इजीली क्वेश्चन फ्रेम अपने पेपर में मिल सकता है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, बिकॉज इट्स सैटरडे टुडे, तो 4 अलग अलग जगह से आपके लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स आती हैं। आज की जो रिपोर्ट आपकी है दैट इज अगेन फ्रॉम द इशू ऑफ द टनल, ठीक है। इसके टनल के पूरे सिनेरियो को समझने के लिए कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो दिस आर्टिकल इज़ फॉर दैट ओनली, जहाँ पर आप इजीली समझ पाएंगे कि किस टाइम टू टाइम लाइन में दिया हुआ है और फिर किस तरीके से रीअकरिंग फेस में इसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपके लिए कहूँ तो वो यहाँ पर है। जैसे अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, तेलंगाना की, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं, जो एक टाइगर रिजर्व इन्वॉल्व है, दैट इज अमराबाद टाइगर रिजर्व, जिसकी टेरिटरी इसके आसपास लगती है, ठीक है जी, इस टनल के आसपास। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था हमने कि इसके ऊपर ही ये रिजर्व जो है इसकी टेरिटरी पड़ती है। उसके बाद हेडिंग टुवर्ड्स दी श्री साइलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल, एक टेम्पल है यहाँ पर इसी के एम्बिट में जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। जो रिवर इन्वॉल्व है दैट इज दी कृष्णा रिवर। तो 3 इंफॉर्मेशन तो आपकी पहली 4 लाइनों में से ही आ गई। अमराबाद टाइगर रिजर्व आ गया, ठीक है, आपका श्री साइलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल आ गया, रिवर इन्वॉल्व आ गई कृष्णा रिवर, ऑलराइट। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो रिजर्वॉयर है दैट इज श्री साइलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल, जो इस रिजर्वॉयर से श्री साइलम डैम जो आपकी कावेरी रिवर के ऊपर बनी है उसकी लेफ्ट बैंक के ऊपर ये आपकी कैनाल बनी हुई है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जिसके अंदर कोलैप्स हुआ है दैट इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजर्वॉयर, ठीक है, डैम के ऊपर। नाउ यहाँ पर से ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए क्रूशियल है पेपर के लिए, जहाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डैम है, कौन सा टेम्पल है, टाइगर रिजर्व इन्वॉल्व, रिवर इन्वॉल्व, जगह स्टेट कौन सी है वो पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर इस आर्टिकल के अंदर आपका पूरा का पूरा एक ब्यौरा दिया हुआ है कि कितनी लंबी वो टनल थी, किस तरीके से लोग गए हैं वहाँ पर जाकर, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं दैट वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन के लिए गए, एकदम से उन्हें आवाज़ सुनाई दी, सारा का सारा बीच में से ही डेब्रिज टूट कर गिर गई क्योंकि पानी का इन्फ्लक्स हो रहा है, तो इसीलिए आपका रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि वो कैसे बच के आए और फुल स्विंग में है उसके बावजूद हम नहीं बचा पा रहे हैं लोगों को, या किस तरीके से चीज़ें हैं, दैट इज़ दी होल केस स्टडीज अबाउट, ठीक है। आपके लिए जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है पेपर के लिए वो मैंने आपको बता दिया, पहले पैराग्राफ में है, जहां आपको इसकी लोकेशन, आसपास की चीज़ें वो पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड पेज, जो आपके फर्स्ट पेज का फॉलोअप है, दैट इज रिलेटेड टू दिस। जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे आपके ज़ेलेंस्की को ये भी कह दिया है कि आप वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जा रहे हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि आप एक कहीं ना कहीं एक तरफ एक ऐसा कार्ड प्ले कर रहे हो जहां
चाहते हुए या ना चाहते हुए सभी नेटो नेशंस को आपकी मदद करनी पड़ रही है, ठीक है। और आप इसे अनएंडिंग वॉर बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ कि हीटेड शाउटिंग मैच हुआ, ठीक है, जिसके अंदर ट्रंप ने सीधे सीधे बोला है कि या तो आप पीस डील कर लीजिए रशिया के साथ या फिर यूएसए अपना सपोर्ट वापस ले लेगा, क्योंकि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स आपका सपोर्ट कर रहा है उसके कंपैरेटिवली जो आप चीज़ें रिटेलिएशन में कर रहे हैं, जो चीज़ें आप सामने से बोल रहे हो, दे आर नॉट एनी हाउ एट द रिस्पेक्टफुल मैनर, वो कहीं से भी हमें रिस्पेक्टफुल नहीं लग रही हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए दिस हेयर यू आर आइदर गोइंग टू मेक अ डील और वी आर आउट, बिकॉज ज़ेलेंस्की जो ईज करने के लिए यू आर गैम्बलिंग विद द लाइव्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल एंड what you are doing is very disrespectful to this country, ठीक है। आप वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जा रहे हो दुनिया को, जो कि सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ किस तरीके से अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में अप्रोच करेगी वो देखने लायक रहेगा, ठीक है, क्योंकि रशिया की तरफ से हमने कल ही पढ़ा है, वहाँ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है कि जो भी हमने गेन कर लिया है या जो एनेक्स कर लिया है हम उसे कहीं भी वापस नहीं देने वाले हैं, राइट। और दूसरी तरफ यूएसए जो है वो एक पीस डील बनाने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन स्टांस के अंदर अपने आप को सॉलिडरिटी खड़ा कर रहा है कि नहीं, हम जो चीज़ हमारे साथ हो रही है उसको इतनी इजीली गिव अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपके लिए देखिए कल भी हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, लुहांस्क डोनेट्स्क जो रीजन्स हैं आपके मेजरली बॉर्डर के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए बाय नेम की कहाँ पर क्या है, क्योंकि ये उस टाइम का टाइम है जब यूएसएसआर का पार्ट होता था ये पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा, ठीक है, इधर वाले रीजन, और यहाँ पर जो आज भी पॉपुलेशन है दैट इज मेजरली डोमिनेटेड बाय रशियंस, इसीलिए वो लोग फेवरेबली उधर जाना चाहते हैं, ठीक है, तभी इसको अटैक किया गया है सब कुछ, बट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल डेफिनेटली खड़ा हो जाता है, ठीक है जी। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS। थैंक यू वेरी मच।